अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको करवाने लगी हूँ एसएससी 1 का मॉडल पेपर। इस साल का जो है उसका सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द रेडिकल फॉर्म ऑफ x-3/2। इसकी रेडिकल फॉर्म लिखनी है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है डेट इज़ अबाउट द रेडिकल फॉर्म। तो हम पहले ना रिलेशन अपना रिवाइज कर लेते हैं। रेडिकल फॉर्म हमारी होती क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होती है? एक्स ए लिखते हैं और बी लिख देते हैं। क्या होता है कि डिनोमिनेटर जो भी होता है वो हमारा इंडेक्स बन जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर चेंजेस इनटू इंडेक्स। और क्योंकि यहाँ पे हमें x -2/3 दिया -3/2 दिया हुआ है, तो हमने पहले इसको जो है पॉजिटिव करना है। हमें दूसरा रिलेशन क्या पता होता है कि a-1 जो है ना वो 1/a के ऊपर होता है। तो इसी को यूज़ करके हम x -3/2 को क्या बना लेंगे? 1/x3/2। ये पावर्स में जाएगा और ये 3/2 बन जाएगा। अब जब ये x 3/2 बन गया तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आसान है। हमने क्या करना है कि जस्ट डिनोमिनेटर को इंडेक्स में लिख देना है। इसमें डिनोमिनेटर क्या है? 2। तो x3 एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे और यहाँ 2 जो है वो इंडेक्स में आ जाएगा। एक और बात कि जब भी रेडिकल फॉर्म में यहाँ 2b की जगह 2 होना तो हम उसको लिखते ही नहीं है। ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पे b है। तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हमारी ऑप्शन कौन सी बन रही है? ये बी ऑप्शन। तो आप बी ऑप्शन को फिर सर्कल कर देंगे। ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज क्या है? सेकंड एमसीक्यूज, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.25 का स्क्वायर। इस 0.25 स्क्वायर 0.25 का स्क्वायर हमें दिया है और इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन लिखनी है। अब 0.25 को तो हम साइंटिफिक में नहीं ना चेंज कर सकते जब तक हम जो है वो पहले इसको सिंपल डेसिमल तो बनाए ना। तो सिंपल डेसिमल बनाने के लिए हम कैलकुलेटर पे इसका स्क्वायर ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या आ जाता है? 0.0625। अब हमने इसको साइंटिफिक में चेंज करना है तो साइंटिफिक को मैं थोड़ा रिवाइज कर देती हूँ कि साइंटिफिक फॉर्म होती क्या है। a × 10⁻⁵ इसमें a क्या होता है? हमारे पास a जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है और 10 से लेस होता है। और b के ऊपर क्या कंडीशन होती है? वो z को बिलोंग करता है। ठीक है, तो अब हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि जो नंबर हमारा a है ये हमारा 1 से 10 तक होना चाहिए। तो इसके लिए हमें जो है वो क्योंकि 0 नंबर है तो वो तो हमारे क्राइटेरिया को एक ही क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा। तो हम ये डेसिमल को नेक्स्ट एक स्टेप मूव करेंगे, फिर भी 0 है तब भी वो नहीं फॉलो करता तो हम उससे नेक्स्ट कर देंगे मूव। तो ये आ जाएगा 6.25 × 10⁻⁴। जितना हम नेक्स्ट फॉरवर्ड की तरफ अगर मूव करेंगे तो पावर नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड मूव किया तो पावर नेगेटिव। तो अगर पेपर में इससे रेलिवेंट और क्वेश्चंस होंगे तो जैसे 6.25 ही होता और डेसिमल अगर होता ही ना, तो फिर डेसिमल जब नहीं होता तो वो एंड पे होता है, तो फिर हमें इस डेसिमल को बैकवर्ड मूव करना पड़ना था। जब हम बैकवर्ड मूव करेंगे तो ये 6.25 × 10⁻⁴ +2 आ जाता। ठीक है, तो ये इसका साइंटिफिक नोटेशन का हो गया। अगला थर्ड एमसीक्यूज क्या है? ए गिवन है, ए के 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी के कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? ए के एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय बी के एलिमेंट। ए के कितने हैं? 3 हैं, 3 × 2 तो 6। ये ऑप्शन हो गई आपकी बी। ठीक है, बी ऑप्शन। और सेकंड वाले में भी आपकी ऑप्शन क्या थी? सी ऑप्शन, B, C, B। अब उसके बाद है फोर्थ एमसीक्यूज में आपने क्या कहना है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैलकुलेट करना है। एंड किस किस का? 2 एक्सप्रेशन गिवन है। हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को लिख लेंगे। पहला एक्सप्रेशन क्या है? 7x - 6xy। हम इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करेंगे? हम x कॉमन ले लेंगे इसमें से। जब हम x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x ही कॉमन आ रहा है ना, 7 - 6y। दूसरा एक्सप्रेशन लिख लेंगे। दूसरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? 5xy³ - 3x²। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसमें से भी x कॉमन आ रहा है, तो 5y³ - 3x। यह आ गया। अब जब हमने एलसीएम लेना है तो एलसीएम में क्या होता है कि हमने यहाँ पे कॉमन वाली वैल्यूज़ की लीस्ट पावर लेनी है। यहाँ पे क्योंकि पावर 1 ही है
तो कॉमन वैल्यू आ गई x, और बाकी सारे हमने एवरी फैक्टर को लिखना है, यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स होंगे सारों को 1 बाय 1 लिख देना है। लेकिन जो रिपीटेड हमने इसको इसमें एक ही बार लिखना है, ठीक है। 5y³ माइनस 3x। अब यही MCQ तो आना नहीं है कि आपको ये आंसर मिल गया और 1.5 साल कोई परेशानी की बात नहीं है। अब अगर ये चेंज कर दें लिटिल बिट, मैं सपोज यहाँ पे अगर स्क्वेयर कर देती हूँ, यहाँ पे क्या स्क्वेयर कर देती हूँ, तो ये अच्छा यहाँ पे मैंने स्क्वेयर कर दिया, तो अब क्या होगा, अब जब हम LCM अगर मैंने इस वैल्यू को चेंज कर दिया तो LCM अगर हम अब लेंगे तो अब हमारा LCM क्या होगा, अब कॉमन, अब जब कॉमन आपने चूज़ करना है तो हाईएस्ट पावर लेनी है कॉमन में से कौन सा सिलेक्ट होगा कि हाईएस्ट पावर वाला। अब हाईएस्ट पावर x² सिलेक्ट हो गया, बाकी हर एक फैक्टर आपने करके लिख देना, ठीक है। 5y³ माइनस 3x, तो ये ऑप्शन आपकी, ऑप्शन जो ये वाली आपने कर लिया था सॉल्व, इसकी ऑप्शन कौन सी है आपकी, डी ऑप्शन, ठीक है। और अगर ये इस तरह से होगा तो फिर इस तरह से। और अगर वो उन्होंने HCF पूछ लिया तो HCF में क्या होता है कि आपने सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को चूज़ करना है, कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। तो इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है, सिर्फ x कॉमन फैक्टर है, x और x² इसमें से कॉमन है ना, तो इसमें लोएस्ट पावर कौन सी है, x, तो HCF इसका x है, ठीक है। जब LCM लेना है तो कॉमन फैक्टर्स की जो हाईएस्ट पावर होगी उसको चूज़ करना है, और जब HCF लेना है तो लोएस्ट पावर को चूज़ करना है। और HCF में सिर्फ कॉमन फैक्टर्स लिखने हैं और LCM में आपने हर एक फैक्टर लिखने हैं। अब HCF में आप बाकी फैक्टर नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 4th MCQs, और इसका ऑप्शन डी आंसर था, ईयर ऑफ 15 डिग्री और 50 सेकेंड। तो इसमें हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में चेंज करते हुए क्या करते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई बाय π/180, जब भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं पाई तो ऐसे ही साथ लिख दूंगी जो मेरा आंसर आएगा, लेकिन अब पहले इसको डिग्री में तो चेंज कर लेना। ये हमारा फिर m क्या है, हमारे पास वैल्यू जो है वो 15 डिग्री प्लस और 50 सेकेंड्स, तो 50 डिवाइडेड बाय सेकेंड को डिग्री में हम इस तरह से चेंज करेंगे, ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास अभी डिग्री में आया है, ये सारी वैल्यू डिग्री में है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/180 से, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगी। ये आ गया 19/216। तो ये MCQ हर आप कैलकुलेटर से यूज़ करके इस तरह से कर सकते हैं, 19/216 पाई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। तो अगर वाइस वर्सा आपके पास आ जाए, यानी कि आपने रेडियन से डिग्री में करना हो, रेडियन से डिग्री में करना हो, तो आप 180 डिवाइडेड बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई। नेक्स्ट MCQs, इफ द नेविगेटर गिव्स बेरिंग 0 डिग्री इन विच डायरेक्शन। अब जो बेरिंग होता है ना वो हमें डायरेक्शन भी बता देता है। 0 डिग्री बेरिंग कहाँ से स्टार्ट होता है। अब मैं बेरिंग का आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि बेरिंग डायरेक्शंस के साथ कैसे जो है वो इंटरलिंक्ड होता है। हमारे पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। और बेरिंग जो होती है हमेशा से हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेनी है। वैसे हम एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं। तो यहाँ से ऐसे अगर हम मेजर करेंगे तो ये 90 डिग्री बेरिंग होगी। तो 90 डिग्री बेरिंग पे क्या डायरेक्शन बन रही है, ईस्ट। तो भी अगर हमने मेजरिंग स्टार्ट ही नहीं की है तो वो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, नॉर्थ। वो कौन सी डायरेक्शन बन रही है, नॉर्थ। जो MCQs आपको दिया गया है इसका आंसर नॉर्थ है, ए ऑप्शन। लेकिन अगर उन्होंने 90 डिग्री कर दिया तो ईस्ट, ठीक है। अगर उन्होंने 180 कर दिया तो ये एंगल 180 होगा तो साउथ, और अगर 270 कर दिया तो वेस्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये आप बेरिंग से डायरेक्शन को बता सकते हैं। नेक्स्ट MCQs क्या है हमारा, नेक्स्ट MCQs है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा इन द सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने कुछ रिलेशंस जो है वो आप लोगों ने बेटा याद किए हुए ना। सबसे पहला रिलेशन कौन सा हमने याद किया हुआ है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू
मान लो। हमारे पास दूसरा क्या रिलेशन है, 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। ये तीन बेसिक रिलेशन जो है ना वो आप लोगों ने याद भी किए हैं, इन्हीं को वो आगे पीछे करके, और इसके साथ वो जो 6 रेशियोज हैं कि टेंजेंट थीटा, साइन थीटा और कोस थीटा, ये सारे जो है ना आपके माइंड में होने चाहिए। अब हमें जो वैल्यू गिवन की हुई है इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन के रूल ट्रिग्नोमेट्री में भी वही रहते हैं, पहले कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले कॉमन ले लें। बाकी क्या रह गया, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब जैसे ये रह गया, हमें पता है ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल किसके होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो आप इसकी जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा जो है वो पुट कर देंगे, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सी आ गई, बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है 10 MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब एंगल बाइसेक्टर की जो इंटरसेक्शन है, जब हम एंगल को बाइसेक्ट करते हैं, अंदर से एंगल्स को हाफ हाफ करेंगे सारे एंगल्स को, तो हमारे पास क्या आएगा, इन सेंटर। तो हमारे पास क्या आएगा, इन सेंटर। एंगल को हाफ हाफ करने से क्या आएगा, इन सेंटर। और तो हमारे पास फिर हम क्या लिख देंगे कि एंगल बाइसेक्टर का जो है ऑप्शन सी। कि आपने वैसे याद किया हुआ, ये नॉलेज बेसिक क्वेश्चन है, और इसको आप माइंड में इस तरह से भी रख सकते हैं। लेकिन ये भी तो ज़रूरी नहीं है इन्होंने इन सेंटर ही आपको देना है। अब अगर वो पूछ लें कि राइट बाइसेक्टर की इंटरसेक्शन क्या होगी, राइट बाइसेक्टर जब होता है तो वो साइड्स को हम हाफ हाफ करते हैं। तो जब हम साइड्स को हाफ हाफ करते हैं तो फिर सारी बात है वर्टिसिस में से फिर कम वो पास करता है आपका। तो राइट बाइसेक्टर के लिए, राइट बाइसेक्टर अगर आ गया तो सर्कम सेंटर होगा। ठीक है, राइट बाइसेक्टर हो गया तो सर्कम सेंटर हो गया, एंगल बाइसेक्टर हो गया तो इन सेंटर हो गया। आर्थो परपेंडिकुलर है और एल्टीट्यूड भी परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड वाला है। ठीक है, अगर आर्थो आ गया तो एल्टीट्यूड यहाँ पे होना चाहिए, और सेंट्राइड आ गया तो मीडियन होना चाहिए। ठीक है, ये चारों जो है वो अब आपके हो गए। उसके बाद जो है 12th MCQs। 12th MCQs जो है उसमें क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज टू पॉइंट से। ऐसा पॉइंट हमने बताना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट रहे। इक्विडिस्टेंट का क्या मतलब होता है, इक्वल रहे, इक्वल डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम पहले कोऑर्डिनेट प्लेन में ये दोनों पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। क्या पॉइंट्स हैं, 5 और 4। x5 1 2 3 4 5 और फिर 4y पे, तो पॉइंट मेरा ये आ गया। ठीक है, अब 5x पे और y पे कितना है, 4 5 6, y पे जो है वो -6 है, तो यहाँ पॉइंट आ गया। मैं अब हमने ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो। वो कौन सा पॉइंट होगा जो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट होगा, पी और क्यू से। जाहिर सी बात है इसका मिड पॉइंट, तो हम मिड पॉइंट का फार्मूला लगाते हैं और मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो 5 + 5 डिवाइडेड बाई 2 और 4 - 6 डिवाइडेड बाई 2। तो पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 और -2 डिवाइडेड बाई 2 -1। 5 जो पॉइंट जो होगा वो ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट इक्विडिस्टेंट होगा। ये पॉइंट 5 -1 विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P एंड Q। अब हमने ये पॉइंट का नहीं बताना, इन्होंने पॉइंट का नहीं पूछा, इन्होंने पूछा लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है कि ये पॉइंट उसी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ना चलना शुरू करते। अब ये पॉइंट कैसे मूव कर सकता है कि ये उसकी कंडीशंस ख़राब ना हो। उन्होंने कहा है कि ये दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे रहे। अब अगर ये देखो अपवर्ड मूव करेगा तो ये तो पी की तरफ चलना शुरू हो जाएगा, इस तरह की मूवमेंट इसको नहीं अलाउ। बैक डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये क्यू की तरफ आना शुरू हो जाएगा, नॉट अलाउड। तो अब इसके कैसे मूव कर सकता है, ये सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो जब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो किसकी आएगी, x = सॉरी y, ये अब किस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y पे, y = 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y = -1। ठीक है, y = -1।
तो आपको वो कोई भी पॉइंट मज़ीद दे सकते हैं। मज़ीद किस तरह के पॉइंट वो आपको दे सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स दे सकते हैं कि जो लाइन इधर इस साइड पे हों, अगर वो इस साइड पे होंगे तो उनका लोकस जो होगा वो वर्टिकल होगा। अगर वर्टिकल होगा तो फिर उसकी जो लाइन होगी वो एक्स इज इक्वल टू समथिंग होगी। जो वर्टिकल लाइन होती है वो एक्स इज इक्वल टू ए होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो वाई इज इक्वल टू इस तरह से, ठीक है, ए होती है। अब वाई के जिस पॉइंट पे भी वो वाई एक्सिस को टच करता है, ये वाई इज इक्वल टू -1 पे कर रहा था ना कि देखो, तो ये इसलिए वाई इज इक्वल टू -1। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। मैं ये 11 वाला एमसीक्यूज छोड़ के पहले आपको 12th वाला एमसीक्यूज करवा दिया और इसका सी ऑप्शन आंसर आया है। 12th वाले एमसीक्यूज का सी ऑप्शन, 12th का एमसीक्यूज का सी ऑप्शन आया है। और 11 मैं बीच में से मिस कर गई थी, 11 मैं दोबारा करवा देती हूँ। 11 में क्या है, ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। हमें रेगुलर हेक्सागोन का इंटरनल एंगल बताना है। हमने बस फार्मूला एक एक्सटर्नल एंगल का याद किया हुआ है। पॉलीगोन को करते हुए एक्सटर्नल एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड। अब हेक्सागोन है तो इसकी 6 साइड्स होगी, तो एक्सटर्नल एंगल जो है ना वो 60 डिग्री आ गया। दूसरा फार्मूला हमने क्या किया हुआ है याद, एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल वो होगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल हमें बताना था, तो इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, डेट इज 120 डिग्री। आपको कोई भी रेगुलर पॉलीगोन हो जाए तो ये डी ऑप्शन, 11 का है डी ऑप्शन। उसके बाद है 13th एमसीक्यूज, क्योंकि 12th में आपको अभी करवा चुकी हूँ। उसके बाद 13th एमसीक्यूज, द मीन ऑफ द 11 नंबर्स इज 7। अब क्या है हमारे पास, पहले तो हमने फार्मूला लिख लेना है। मीन हमें गिवन है तो मीन का फार्मूला लिख देना है, समेशन x/n इज इक्वल टू मीन। मीन कितना है, 7। अब 7 हम मीन से क्या कर लेंगे, सम फाइंड आउट, क्योंकि 11 वैल्यूज़ हैं तो हम n की जगह 11 वैल्यूज़ लगा देंगे, समेशन x जो है वो 77 आ जाएगा। तो उन्होंने कहा है कि एक वैल्यू आपने जो है वो 13 इज डिलीटेड, 13 को आपने डिलीट करना है इसमें से। जब आप 13 को डिलीट करोगे तो 77 में से आप -13 कर दोगे, आपके पास आ जाएगा 64। लेकिन आपने जो है ना वो उसका मीन बताना है। अब जो रिमेनिंग वैल्यूज़ रह गई हैं उनका मीन बताना है। रिमेनिंग वैल्यूज़ का सम 64 रह गया, 64 का, और रिमेनिंग वैल्यूज़ कितनी रह गई, पहले 11 थी अब 10 रह गई, तो ये 10 डिवाइडेड बाय 6.4, तो ये 6.4 आ गया मीन 10 वैल्यूज़ का, मीन ऑफ 10 वैल्यूज़ का। ये मीन क्या है, 11 वैल्यूज़ का, ये मीन 11 वैल्यूज़ का था और ये मीन 10 वैल्यूज़ का है। ये हो गया आपका 13 एमसीक्यूज। उसके बाद है 14 एमसीक्यूज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ किंग फ्रॉम द वेल्डेक्ट। अब आपको ना किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किंग होते कितने हैं 52 कार्ड्स में, 4 किंग होते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग बतानी है आपने, 4 किंग होते हैं टोटल, पूरे डेक में 4 किंग होते हैं, और कार्ड्स कितने होते हैं 52 होते हैं। ये आप लोगों ने याद किया हुआ है, आपको पता है कि किंग जो होते हैं वो 4 होते हैं, 4 के ऊपर किंग बना होता है, ठीक है। और टोटल कार्ड्स 52 होते हैं डेक में ना, तो ये हो जाएगा 4/52, तो ये आ जाएगा 1/13, 4/52 1/13, ठीक है। उसके बाद तो ये ऑप्शन कौन सी आ गई आपकी, बी ऑप्शन ठीक हो गई। इसका पूरा एक मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हमारे पास एक डायमंड होता है, एक इसमें जो है वो हार्ट होता है, क्लब होता है, और एक स्पेड, ये स्पेड होता है इस तरह का, और एक क्लब होता है, ठीक है। ये 4 तरह की पिक्चर्स बनी होती हैं साइड पे छोटी छोटी। तो डायमंड के ऊपर पहले 2 स्टार्ट करेंगे, फिर 3 स्टार्ट करेंगे, 4 स्टार्ट करेंगे, अप टू सो ऑन 10 तक काउंटिंग लिखेंगे। 10 तक काउंटिंग लिखने के बाद फिर वो लिखेंगे किंग, क्वीन और जैक, और उसके बाद होता है एस। इस तरह से हर डायमंड जो है वो 13 होंगे। डायमंड कितने होंगे, 13 होंगे। अच्छा, अब हम करते हैं हमारा लास्ट एमसीक्यूज, 15th एमसीक्यूज। उसमें क्या है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस टाइम्स। हमने कॉइन को जो है वो टॉस करते हैं। जब हम कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आता है या टेल आता है। देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग हेड ट्वाइस, अपीयरिंग हेड ट्वाइस। देखें, जब हम अगर कॉइन एक कॉइन है हमारे पास, उसको अगर हम टॉस करेंगे तो या तो हमारे पास हेड आएगा या टेल आएगा, 1 टाइम टॉस करने के, ये 1 टाइम होगा। लेकिन अगर आपने उसको सेकंड टाइम टॉस कर दिया ना, तो अब सेकंड टाइम चांसेस क्या है कि जब आप सेकंड टाइम करें तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम हेड आ जाए और फिर बाद में फिर हेड आ जाए।
और यहाँ पे फिर टेल आ जाए, टेल का भी चांस है कि हेड के बाद टेल आ जाए। और इसी तरह ये भी तो हो सकता है ना कि फर्स्ट टॉस में आपके पास टेल आ गया और बाद में हेड आ गया, और यहाँ पे फिर अगर फर्स्ट टॉस में टेल आया हुआ था तो फिर बाद में टेल आ जाए। तो अब हमारा सैम्पल स्पेस क्या बन गया, इसको ही हम देकर सैम्पल स्पेस लिख लेंगे। पहले ये हेड हेड, उसके बाद हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारा सैम्पल स्पेस बन गया। सैम्पल स्पेस बनाने के बाद उन्होंने हमें कहा कि ट्वाइस हेड दी अकरिंग हो, ट्वाइस हेड अगर, तो फेवरेबल जो है हमें फाइंड आउट करनी है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड जो होगी ना वो क्या होगी, पहले तो आपने वही प्रोबेबिलिटी वाली ही डेफिनेशन बनती है इस पर भी कि हेड दोनों ट्वाइस टाइम हेड हो। ट्वाइस टाइम हेड तो सिर्फ इसमें ही है, इस वाले इवेंट में, बाकी इसमें वन टाइम हेड है, टेल है, टेल है, हेड है, और यहाँ तो टू टाइम्स टेल है। तो ट्वाइस टाइम हेड वाला इवेंट कितना है, 1 है। टोटल इवेंट कितने हैं, 4 है। तो प्रोबेबिलिटी और डेट था it is will be the head, twice time head will appear, will be 1/4 and it's option A। यहाँ पे हमारा MCQ सॉल्व हो गया। अब हम इसका सब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में हमारे पास, अच्छा तो हमारा सब्जेक्टिव का जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट जो है ना, तो उसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इस एक्सप्रेशन को। देखिए हम ये क्यूब रूट लेना सीख चुके हैं, स्क्वायर रूट लेना सीख चुके हैं, और इस तरह के रेडिकल एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करना सीख चुके हैं। हमें पता है कि हमने इसका डिनोमिनेटर किसी तरह से कट करना है, तो हम जो बेस वाली वैल्यू है उसको उस फॉर्म में लिखेंगे कि डिनोमिनेटर फ्रैक्शनल वैल्यू जो है हमारी ख़त्म हो जाए। तो इसको 125 को हम लिख लेंगे 5/3, और साथ ही ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 की 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस है, अब 64 है ना, और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है तो हम इसको 4 की पावर 3 लिखेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 2 होता तो हम इसको 8 की 2 भी लिख सकते थे। ये हमारे अपने ऊपर है कि हम इसको अपनी आसानी की खातिर जो है ना वो लिख लें। मल्टीप्लाई का साइन है 6, प्लस का साइन है, अब डिनोमिनेटर में 3 है, अब 8 को किस तरह से लिखेंगे, 2 की पावर 3 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे जी, हम डिनोमिनेटर्स को पावर्स के साथ कट कर देंगे, जो अभी हमने पावर लिखी है, जो कट हो रहे हैं ये हमारे कट हो गए। जो लेफ़्ट ओवर रह जाएगा वो हम लिखेंगे थर्ड स्टेप में। 5 रह गया, अगेन 5 रह गया, 4 की पावर 2 रह गया, मल्टीप्लाई 6 है, प्लस 2 की पावर 2, और ऑन द होल पावर 2/3 है। ठीक है, अब आप पहले बेशक स्क्वेयरिंग लिख लें, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना हम इसको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। 5 5 = 25, प्लस पहले हमें स्क्वेयर लेना पड़ेगा इसका, 4 4 = 16 होता है, मल्टीप्लाई 6, और यहाँ पे क्या होता है 2 2 = 2 की पावर 2 4 होता है, -2/3। अब ये सारी वैल्यू आप कैलकुलेटर पे भी लिख सकते हैं इसी तरह से, ताकि आप कोई गलती ना करें। आप चांस है ना कि आप कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर देंगे, और मैथ्स में तो बस वहीं पे मार्क्स कट जाते हैं। तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, सारी वैल्यूज़ को उसी तरतीब से लिखते जाएँ। 125 आ रहा है, 125 - 2/3। अब अगेन 125 आ गया, हमें पता है हमने 25 को पहले भी 5 की पावर 3 लिखा था, -2/3। अब अगेन जो है वो 3 3 से कट हो रहा है, तो हमारे पास क्या रह रहा है 5 -2। ये हमने MCQs में भी करते हुए देखा था कि हम नेगेटिव में आंसर नहीं करते, उसको पॉजिटिव बनाकर छोड़ते हैं। तो a-1 जो है 1/a होता है, 5 - 2 क्या होगा 5 2 होगा। ठीक है, तो 5 की 2 को जो भी है वो हम 1/25 सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया ये क्वेश्चन।